तो व्हाट डू यू मीन बाय कोर टाइप? कोर टाइप के बारे में क्या बताया गया था सर? जिसमें कोर प्रोटेक्टेड हो बाय द शेल्स, कोर शेल्स? को बाइंड किया गया हो। शेल्स से बाइंड किया गया हो, ऐसा? डायग्राम में सर कोर को सर शेल के थ्रू वो कवर किया गया, सराउंड किया गया। अच्छा, सही बताओ, जल्दी नोट्स नोट्स तो रिफर कर लो यार, तुम लोगों ने बनाए तो होंगे ना, थोड़े बहुत लिखवाया था मैंने कल तुम लोगों को, क्यों भाई? सर इन दिस केस वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। वाइंडिंग्स है ना, शेल, शेल मतलब पता नहीं क्या होता है। और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में तो एक टाइप ही हुआ ना, वाइंडिंग आर सराउंडेड बाय शेल। Core surround the windings. सराउंडेड बाय शेल। देख के, थोड़ा सा देख के अपन बोले, कोर सराउंड्स दी वाइंडिंग, शेल टाइप में कोर सराउंड्स दी वाइंडिंग। क्या कर रहे हो यार भाई लोग, तुम लोग, हाँ? और बहन लोग क्या कर रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है लड़कियों में? अच्छा, और ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर देयर? On the basis सर of टू work, टाइप्स। there are two Sir, types of two transformers. step down or step up. Right. ओके। अच्छा, वर्किंग से मेरे को ध्यान आया, एक चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर को अपन कौन से सिस्टम पे वर्क करवाते हैं? एसी सिस्टम पे वर्क करवाते हैं या डीसी सिस्टम पे वर्क करवाते हैं? सॉरी, हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? सर एसी। एसी पे वर्क करवाते हैं, तो डीसी पे भी तो करवा सकते हैं अपन, कि नहीं करवा सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर ऑन डीसी, ट्रांसफॉर्मर ऑन डीसी, ये कोई टॉपिक नहीं है, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डिस्कस। ट्रांसफॉर्मर ऑन डीसी, बताओ। सर फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो चलेगा कैसे ट्रांसफार्मर? ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मर चलेगा नहीं। सो ए ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई एंड इट शुड नेवर बी कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, ऐसा? शुभम की नहीं आवाज सर, बिल्कुल विरोध में नहीं है सर हम। नहीं, विरोध वाली बात शुभम, अगर आप ही ने डीसी में उसको उसको कनेक्ट कर दिया, हो सकता है कोई शरारती बच्चा, तुम तो देखो मैच्योर हो, समझदार हो, है ना, लेकिन कोई शरारती बच्चा हो तुम्हारी क्लास का, एसी सोर्स की जगह उसने डीसी सोर्स ही लगा मारा ट्रांसफॉर्मर में। अगर if the rated DC voltage is applied to the primary of the transformer, then what will happen? क्या हो जाएगा उसके साथ में? छोड़ भी सकता है सर। अच्छा, तो प्राइमरी साइड पे आप देखो, जो ट्रांसफॉर्मर है, सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है वो, मतलब ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट सप्लाई के कांटेक्ट में आएगा सबसे पहले? Primary call. कॉइल के प्राइमरी वाइंड। वाइंडिंग्स के उसमें आएगा, तो वाइंडिंग्स के साथ क्या हो सकता है? जल सकती है। जल सकती है, ठीक है। वैसे ये आंसर तो सही है वैसे, कि आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो नहीं पाएगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई ईएमएफ इंड्यूस? बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इंड्यूस होता कब है? The change in current. टू चेंज। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यार, चेंज इन। हाँ, चेंज इन फ्लक्स। अब देखो, चेंज इन फ्लक्स क्यों नहीं हो पाएगा ट्रांसफॉर्मर में? क्योंकि फ्लक्स तो डीसी
डायरेक्शन नहीं बदलेगा करंट का। फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा ना, फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा ना। फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा भाई। इफ रेटेड DC voltage is applied to the primary of the transformer, the flux will produce in the transformer core. The flux will produce in the transformer core. नहीं सर लेकिन वो चेंजिंग नहीं हाँ, वो होगा। चेंज नहीं हो पाएगा, है ना, वो कांस्टेंट रहेगा। सही है, that will be constant in magnitude and therefore no EMF will induce in the secondary winding. लेकिन एक टाइम पे जरूर EMF इंड्यूस होगी। कब होगी, इसको भी याद रखें। एट द हाँ, स्टार्टिंग। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। किसने बोला ये, कौन है भाई ये? अमन। अमन सिंह। मिलेंगे तुमको अच्छे नंबर मिलेंगे वैसे अमन, है ना, क्लास परफॉर्मेंस के अच्छे नंबर। एक बार मैंने क्योंकि क्लास में बोला है कि ये ट्रांसफॉर्मर वाला ये क्वेश्चन ये कर लेना तुम लोग, तो तुमने किया होगा मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मेरे को। या नहीं भी किया हो तो अभी तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड है तुम्हारा, तो सर्च करके बता रहे हो। लेकिन हाँ ठीक है, तुमको तुमको प्लस पॉइंट है। ठीक है। सो अभी ट्रांसफॉर्मर डीसी की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट ऑपरेट ऑन डीसी, और उसको भाई कभी कनेक्ट भी नहीं करना चाहिए अपन को डीसी सोर्स में, क्योंकि अगर अपन ने रेटेड डीसी वोल्टेज दे दिया प्राइमरी साइड पर ट्रांसफॉर्मर की, तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ट्रांसफॉर्मर के कोर में, बट वो क्या होगा, दैट विल नॉट वेरी and it will remain constant in the magnitude. Okay, and therefore no EMF will be induced in the secondary winding except at the moment of switching on. Okay, so thus the transformer is not capable of raising or lowering the DC voltage, or also there will be no self-induced EMF in the primary winding. अभी ये जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है प्राइमरी वाइंडिंग में भाई, दैट इज ओनली पॉसिबल विद द वेरिंग लीकेज फ्लक्स। ओके, दैट इज ओनली पॉसिबल विद द वेरिंग फ्लक्स। फ्लक्स वेरी करेगा तभी तो पॉसिबल होगा। अच्छा, अब ये अब एक और बात जो अपन ने बात करी थी, इसको इस पॉइंट वाइज बता दो कि लिख लोगे आप लोग। ट्रांसफार्मर जो डीसी रेटेड वोल्टेज पे, इसको कभी भी चालू नहीं करना है अपन को, नेवर। ओके, क्योंकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा that will be flux produced will be constant। उसके कारण क्या होगा, no EMF will induce in the secondary winding, है ना, except at starting point, at the point of starting। बस जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ना, स्विच ऑन करेंगे तभी होगा। ओके, सो अब वो ट्रांसफॉर्मर फिर उसके बाद उसके कारण क्या होगा कि भाई ट्रांसफॉर्मर का जो अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बताया मेरे को, उसका जो वर्किंग है स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो कर ही नहीं पाएगा, वोल्टेज को नहीं कर पाएगा ना, इस कारण से वो। और उसके अंदर अब देखो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ तो हो ही नहीं पाएगी प्राइमरी वाइंडिंग में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल तभी हो पाती है जब फ्लक्स है वो वेरी करे। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा था कि वो जो उसकी जो क्या बोलते हैं, वाइंडिंग्स जल कैसे जाएगी, वाइंडिंग्स कैसे जल जाएगी? सर जब कांस्टेंट डीसी सप्लाई होगा करंट का, तो इससे हीट अप हो जाएगा वो कांस्टेंट करंट से, इस वजह से उस वाइंडिंग में जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे वो जलने का वो है। Okay, see, if we are opposing, if the transformer is opposing the applied voltage, तो जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है ना, that will be very low. Okay, and if a heavy current will flow through the primary winding, that will result the burning of the primary winding. Okay, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस that will be offered by the primary winding is very low, and सही रीजन है ना, वो ज्यादा हीटअप हो जाएगा। तो
प्राइमरी वाइंडिंग जलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. So that is the reason why DC is never applied to the transformer. That is the reason why DC is never applied to the transformer. Okay, तो इसको याद रखें. जितने पॉइंट मैंने बताया तुम लोगों को अभी, तो इसको ध्यान में रखना ही है सभी लोगों को, जरूरी है. और कल कहाँ तक हो गया था तेजस, देखें अपन. अपना कंस्ट्रक्शन हो गया था. If we are choosing the proper number of turns of a transformer, if we are choosing the proper number of turns of a transformer, क्या होगा भाई? अपन स्टेप अप और स्टेप डाउन में उसको डिजाइन कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. ट्रांसफॉर्मर कैन टेकन एज स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऐसा कर सकते हैं अपन. नाउ प्लीज राइट डाउन द हेडिंग. प्लीज राइट डाउन द हेडिंग EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर. यही था अपना पॉइंट में, यही लिखा हुआ था क्या? कहाँ गया यार? देखना Yes, जरा sir. शुरू में क्या प्रिंसिपल Yes, sir. EMF इक्वेशन है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी हो गया. हाँ, EMF इक्वेशन डालो. EMF इक्वेशन एकदम सिंपल है. अच्छा, EMF इक्वेशन से पहले यार थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एक चीज देख ले. कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख ले. अभी EMF इक्वेशन को तो गोली मारो, अभी इसके बाद करेंगे EMF इक्वेशन. कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफॉर्मर के अंदर और भी चीजें होती है ना. ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रोटेक्टिंग डिवाइस वगैरह भी है, ठीक है. सो अपन यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, स्पेशल कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. स्पेशल कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. देखो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन द ट्रांसफॉर्मर. जैसे वाइंडिंग हो गया, कोर हो गया, ठीक है. वाइंडिंग है, कोर है. और जो कल मैंने तुमको ट्रांसफॉर्मर दिखाया था, तो उसके अंदर की वाइंडिंग अपन क्यों नहीं देख पा रहे थे? Why we are unable to see the windings inside of that transformer? उसके अंदर कुछ ब्लैक कलर का कुछ कोटिंग था ना, इसलिए नहीं देख पा रहे थे. कोर तो दिख गया था तुम लोगों को. बोलो भाई, कल देखा था तुम लोगों ने, नहीं देखा था? Yes, sir. है ना. that is because of the insulation. Okay, that is insulation between the core and low voltage winding. हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड. लो वोल्टेज वाइंडिंग को अपन लोग प्राइमरी साइड बोल देते हैं हमेशा, और हाई वोल्टेज को सेकेंडरी साइड बोल देते हैं कभी कभी, मतलब जब एज पर अवर रिक्वायरमेंट. So that was the insulation. That was the insulation provided between the core and the windings. Okay. ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मर जो कंस्ट्रक्शनल फीचर है ट्रांसफॉर्मर के, वो क्या क्या है? क्या क्या है? पहला तो अपना देखो मैग्नेटिक सर्किट हो गया. मैग्नेटिक सर्किट हो गया. मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक सर्किट कहाँ? कोर में, है ना, जहां पर फ्लक्स एग्जिस्ट करता है. ओके. अब कोर की बात हो गई है, तो फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट भी है. इलेक्ट्रिकल सर्किट कहाँ? लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स, जहां पर करंट सर्कुलेट करता है, इन विच करंट सर्कुलेट्स, ओके. और अभी मैंने बताया तुमको 1 मिनट पहले, इंसुलेशन भी है. दैट इज बिटवीन कोर एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग. कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में रहेगी. दैट विल बी बिटवीन लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग. ओके. अच्छा, और कल एक और चीज मैंने बताई थी तुम लोगों को, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? व्हाट इज द कूलिंग मेथड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
या Sir, oil cooled or air cooled? ऑयल कूल्ड एंड Oil नेचुरल cooled. कूल्ड, ऑयल कूल्ड एंड नेचुरल कूल्ड। ओके, नेचुरल में फिर वो एयर वेयर और ये सब आ जाएगा, सारी चीजें। तो इंसुलेशन दैट इंसुलेटिंग ऑयल, दैट द ऑयल इज आल्सो ए टाइप ऑफ इंसुलेशन, मतलब वो सेफ्टी कर रहा है ना। इंसुलेशन जो है, आप देखो इंसुलेशन समझते हैं ना, सभी लोग समझते हैं इंसुलेशन क्या होता है। श्रेया शुक्ला, Yes, sir. श्रेया, श्रेया शुक्ला, 28 लोग हैं क्लास में। हर्षिता, क्या होता है इंसुलेशन? हर्षिता, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेशन? कपिल, Sir, insulation is something that protect it from heating up more. सर उसको बचाता है सर ज्यादा गर्म होने से, कोई कोई सा ऑब्जेक्ट सच एज कोई ऑयल, कोई ऐसे मिनरल एग्जांपल ऑयल। जो अपन को समझ में आए। सर आपने हाँ, कोई एग्जांपल बताओ। मिनरल ऑयल। नहीं यार, एग्जांपल, अरे यार जैसे अपन ने, तुमने वायर वगैरह देखे हैं घर में? सभी लोगों ने वायर तो देखे ही होंगे ना। सर प्लास्टिक गोबर वायर, वेरी बेसिक। हाँ, वेरी बेसिक क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है भाई, है ना, रबर की, प्लास्टिक की, वो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। नहीं, बाकी लोग बोल क्यों नहीं Yes. रहे थे? जिससे 2-3 लोगों का नाम मैंने लिया था, ये बोल नहीं रहे हैं, ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, क्लास अटेंड करना नहीं है। ठीक है सर वैसे। श्रेया का खराब है। क्या माइक खराब है? हाँ, तो चैट बॉक्स भी तो है अपने पास, चैट बॉक्स में तो कुछ आया नहीं। और किसका नाम लिया था मैंने अभी? एक और का किसी का लिया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के पता कर लेंगे। ठीक है, तो इंसुलेशन भाई, जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी, आउटर कवरिंग लेयर बोल दो आप उसको, आउटर लेयर जो हो गया वो, दैट इज अ टाइप ऑफ इंसुलेशन। वायर्स वगैरह में भी रहती है, जो आप, जो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक है, तो इंसुलेशन चलो ये हो गया है ना, इंसुलेशन हो गया। और बाकी ट्रांसफार्मर के अंदर एसेसरीज वगैरह भी होती है, टैंक होता है, कूलिंग डिवाइस है, कंजर्वेटर है, ब्रीथर है ना। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफार्मर में, प्रोटेक्शन डिवाइस, प्रोटेक्शन डिवाइस। सो व्हाट इज ए प्रोटेक्शन डिवाइस? व्हाट इज ए प्रोटेक्शन आउटर डिवाइस? का नहीं यार, नहीं नहीं, ये तो इंसुलेशन हो गया, ये भी प्रोटेक्ट तो करेगा ट्रांसफार्मर को। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है क्या? मतलब कोई भी फेलियर से प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है ना अपना कभी कभी, अब फेल किसे भी कैसे भी हो जाता है, वो हाई वोल्टेज के कारण हो गया, है ना, बारिश वारिश में हो गया, ठीक है, कैसे भी हो जाएगा फेल, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा ट्रांसफार्मर। ज्यादा उसके अंदर ओवर करंट आ गया, ज्यादा गर्म हो गया, तो भी फेल हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो कंटिन्यूस 24/7 चल ही रहा है। So there are some of the protecting device which are used to protect the transformer, which is mounted in the transformer. While designing a transformer, we used to mount that protecting device. So here we are using relay. Here we are using relay. So relay is a sensing device. Sensing device which used to sense the over voltage, which used to sense the over voltage or over current,
which is going to damage the equipment. Okay, ये तुम लोगों ने रिले के बारे में सुना है? सुना है रिले के बारे में? नाम सुना है कभी इसका? रिले कोई चीज होती है? नो सो नो सर। ठीक है, देखो चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को ना, ध्यान में रखना। रिले कुछ एक ऐसी चीज, एक ऐसी चीज टाइप की चीज है जो कि सेंस करती है। उसको डिजाइन इस तरह से करा गया है कि वो ओवर वोल्टेज या ओवर करंट को सेंस कर सके। और बहुत एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में रिले। कहीं पे भी फॉल्ट आता है ना, जैसे फॉल्ट आ रहा है ओवर वोल्टेज के कारण, अगर फॉल्ट आ रहा है, कोई डिवाइस है, वो मान लो एक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है, बट उसके अंदर जैसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जैसे बिजली गिर गई है ना, बिजली गिर जाती है, तो बिजली में तो भाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है कि नहीं उसके अंदर? है? यस सर। यस सर। बिजली अगर मतलब बिजली का एग्जांपल मैंने बहुत बड़ा सा ले लिया है तुम लोगों के सामने। हाँ, वो ओवर वोल्टेज किसी भी कारण से हो सकता है ओवर वोल्टेज, क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन एसी, तो वो एसी में फ्लक्चुएशंस तो होते ही हैं। और लॉसेस के कारण भी कभी कभी, जैसे लाइन टू लाइन, अगर दो लाइन है, दो लाइन टच हो गई एक साथ, बीच में से अगर लाइन टूट के टच हो जाती है या उसके अंदर सैग आ जाता है, थ्री फेज की जैसे तीन लाइन है ना अपने पास, ये तीन लाइन हो गई अपनी आर वाई बी, ये तीनों लाइन है। अब ये आर वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी हेवी हो गई, इसका मटेरियल क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये क्या करेगा, अगर ये वाई से टच हो गया ये, तो वाई का करंट तो डबल हो गया ना, 2x हो जाएगा। अब वाई के कांटेक्ट में जो भी इक्विपमेंट लगा होगा तो वो तो उतना झेल नहीं पाएगा ना उसको। हो जाता है ऐसा, इसको लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं। ये मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ, डीप में भी है थोड़ा सा, तो बेसिक में ऐसे में समझ में आ रहा है तुमको? आ रहा है समझ में? आगे बढ़े इसके थोड़ा सा। तो ये जैसे ही करंट, अब आप मान लो कि अब लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो सकती है। ये लाइटनिंग जैसे ये आई है, ये स्ट्राइक हो गई, ये बी के ऊपर स्ट्राइक हो गया, तो बी का वोल्टेज तो बिल्कुल मतलब ऐसा ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, खतरनाक तरीके से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा बी का वोल्टेज? यस सर। यस सर। यस अब सर। बी के पास में कोई अगर इक्विपमेंट, अगर बी से कोई अटैच्ड है, बी लाइंस करंट जो आ रही है ना, उससे कोई इक्विपमेंट अगर उससे अगर क्या बोलते हैं माउंट है या कनेक्टेड है, तो भाई वो तो एक्स को झेलने के लिए बना था, एक्स अमाउंट ऑफ, लेकिन यहाँ तो ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट हो गया भाई वोल्टेज में, तो इक्विपमेंट तो डैमेज हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं तो इक्विपमेंट के अंदर तो फ्यूज लगाते हैं अपन लोग, ओके, फ्यूज लगाते हैं, वो बात अलग है। ये जो लाइन है, लाइन के थ्रू है ना, अपन लोग क्या करते हैं, वी माउंट ए रिले, सो रिले इज ए सेंसिंग डिवाइस, दिस इज ए सेंसिंग डिवाइस जो सेंस करता है हाई वोल्टेज को। और जैसे हाई वोल्टेज को सेंस करेगा, रिले के साथ में एक सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर को आप अलग अलग देखो, सर्किट ब्रेकर तो मतलब ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट को ब्रेक कर दिया मतलब जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर देगा। बात आ रही है समझ में? तो जो इक्विपमेंट है वो डैमेज नहीं होगा। So relay is a sensing device which is used to sense the high voltage, and with the help of circuit breaker will get the information from relay. और ये एकदम बिल्कुल फास्ट एक्शन होता है, ऐसा नहीं जितना धीरे में बोल रहा हूँ इतना धीरे नहीं, इट्स ए वेरी फास्ट एक्शन। तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। there are different types of circuit breakers also, like manual circuit breaker और अपना ये automatic भी होते हैं, but circuit breaker will get break automatically and बदले में अपना जो इक्विपमेंट है वो डैमेज होने से बच जाता है। So there are different types of relay, there are different types of circuit breakers also. Different types of relays are used in different, मतलब according to the specification of the equipment they are used, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर भी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरियस स्टेजेस, ऐसा बोल सकते हैं अपन, अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है। सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी यूज बुकोज रिले। ये एक नाम है भाई रिले का,
Bucose relay. So which type of relay is used for transformer? For the protection of transformer, we use Bucose relay. इस नाम को याद रखें सभी लोग, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? सॉरी, यस सर। ठीक है, ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अब आपने बोला, आपसे पूछा गया कि वे ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा रिले यूज करते हैं, तो आपने बता दिया बुकोज रिले, नाम आपने रट लिया उसको, है ना, बट आपको ये नहीं पता कि रिले क्या है, सेंसिंग डिवाइस है कि नहीं है ना, वो सेंस करता है डिवाइस, है ना, बाकी सर्किट को ब्रेक होने के लिए सर्किट ब्रेकर का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, तो ये सब अपन को पता होना चाहिए। फिर आपको पूछा जाएगा भाई कैसे सेंस करता है, तो ये RYB के एग्जांपल से तुम बता सकते हो कि भाई ऐसे सेंस करता है, ओवर वोल्टेज आएगा तो बता देगा वो, क्या सेंस हो जाएगा उसको कि ओवर वोल्टेज आ रहा है, तो अपन को सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई तुमको ब्रेक होना है, ठीक है, तो सर्किट जैसे ही ब्रेक होगा तो जो इक्विपमेंट और सप्लाई के बीच में जो कॉन्टेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, तो उसके इन ऑर्डर वी विल गेट प्रोटेक्टेड अवर डिवाइस और इक्विपमेंट, ठीक है। बहुत सारे टाइप के रिले होते हैं, IDMT रिले, डिफरेंशियल रिले, सर्किट ब्रेकर भी, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, है ना, बहुत सारे टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, बाकी अपन को इतना डीप में भी जाना नहीं है पावर सिस्टम के अंदर, तो ट्रांसफॉर्मर पॉइंट ऑफ व्यू से अपन समझ सकते हैं कि भाई बुकोज रिले यहाँ पर यूज होता है, ठीक, ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, राइट डाउन दी हेडिंग EMF इक्वेशन। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? माइक बंद कर लो, नहीं बोलना चाह रहे तो। EMF equation, how many students are there? Okay. EMF equation पहले भी कर चुके हैं क्या अपन किसी चीज की? हेलो, am I audible? हाँ सर। Okay. जो चीजें मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। So if you are moving on to the EMF equation, so as per the principle of operation of flux produced, as per the principle of operation of flux produced, phi is equal to what? Phi m sin omega t. Phi is equal to phi m, ये एक डेरिवेशन है भाई, है ना, सभी लोग साथ में कर लें। Phi is equal to phi m sin omega t, so the total induced EMF in the primary winding will be, yesterday we have seen the total EMF induced in the primary coil as well as in the secondary coil, क्या था? The EMF induced in the प्राइमरी कॉइल, या बोल दो वाइंडिंग बोल सकते, या वाइंडिंग, ये कौन सा कलर आ गया यार, ब्लैक नहीं था क्या? क्या हो जाएगा भाई, क्या क्या बताया था मैंने? EMF induced in the primary माइनस NP सर माइनस NP d∅dt। है ना, वो N1 था ना प्राइमरी साइड का, यस सर। d∅dt है यस ना, सर। डाल दो इसको, फाई की वैल्यू डाल दो, -N1 d∅ की वैल्यू डाल दो, फाई m sin ओमेगा t ऊपर से बाय dt, इसको करो फटाफट, इसको करो, कितना आएगा? -N1 ओमेगा फाई m cos ओमेगा t। कितना आएगा? -N1 फाई m ओमेगा cos ओमेगा t। यस सर। चलो सभी लोग करो, मैं है ना तो 2-2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा। न्यूमेरिकल से सबको बच्चों को इनपुट करना था कैलकुलेट करके, नहीं सर अभी मैं करती हूँ।
बंद करती हूँ। उसमें नंबर लिखो, जैसे नेगेटिव मार्किंग भी थी तो इसके बाद लॉसेस वगैरह करेंगे अपन। सर वो न्यूमेरिकल में अपने भी मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा लॉसेस के बारे में अच्छे से। क्वेश्चन रहेगा उसका ओरिजिनल आंसर अपन इनपुट कर देते हैं, तो अगर वो बच्चे का सही आंसर नहीं है तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। 4.5 नंबर 4.5 यूनिट के भी रहते हैं, तो यूनिट के हो गया? मतलब 0.5 समथिंग करते हैं, यूनिट से नहीं Yes. आता। हो गया क्या? यस सर। ठीक है, कितना आया फाइनल वैल्यू? हाँ हाँ सर, वो यही है कि वो दो क्वेश्चन है सर n1 ओमेगा फाई m साइन के अंदर ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। कट गया होगा एक क्वेश्चन में, तो उसका 4.5 आया है, और एक बच्चे ने दो क्वेश्चन में से मतलब एक क्वेश्चन का यूनिट गलत। एक मिनट मैम, ठीक है, माइनस n1 डी बाई डी टी ऑफ फाइव एम साइन ओमेगा टी, इसको आगे कर रहे पर है ना, माइनस n1 फाइव एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस n1 फाइव एम और 2 पाई एफ कर लो इसको, कॉस ऑफ ओमेगा टी। पेज पलट दूं? क्या था अपना? माइनस n1 फाइव एम 2 पाई एफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो इसके आगे -2 पाई एफ बाहर निकालो, n1 फाइव एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो -2 पाई एफ n1 फाइव एम कॉस ओमेगा टी को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, और क्या, और कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2 पाई एफ n1 फाइव एम साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस 90। तो ये जो माइनस है ये कट जाएगा अपना प्लस में, क्योंकि जो होता है अपना साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। रिकॉल करो 12th का मैथमेटिक्स। सर माइनस साइन होता है माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि माइनस साइन थीटा होता है? सर माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और माइनस साइन थीटा होगा तो ये अपना, हाँ माइनस साइन थीटा होगा तो ये अपना जो चीज है बाहर वाला वो कट जाएगा, है ना, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री जो है, इफ यू आर वर्किंग फॉर द मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 किसके बराबर होना चाहिए? 0 1 के बराबर। 0 के बराबर तो फिर कुछ 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो 0 ही हो जाएगा सब कुछ। ओके, so therefore EMF induced in the primary winding will be 2 pi f n1 phi m, है ना, वोल्ट इज द यूनिट फॉर दैट। ओके, ये EP मैक्स हो जाएगा अपना, EP मैक्स, बट वी हैव टू फाइंड द RMS वैल्यू, but we have to find out the RMS value. So RMS value of the EMF induced in the primary winding, so maximum value to RMS value will be what? We have to find the RMS value, है ना। So RMS value of EMF induced in the primary winding, भाई क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू Sir, its value equal to maximum value upon √2. ठीक है। ओके, सो EP max will be what? नहीं, EP RMS, सॉरी,
sorry, EP RMS will be what? EP max by √2. बताना कितना आ रहा है? √2 pi f n1 phi m. हाँ तो उसको कर दो ना मैथमेटिकली सॉल्व. 4.44 f n1 phi m. ठीक है. यस सर. 4.44 f n1 phi m. ठीक है. So this will be EMF induced in the primary side. Okay. So for secondary winding, what will be the EMF induced? For secondary winding, induced EMF will be, that will be also minus ये अपना secondary side पे N2 कर लो इसको. N2 secondary side पे d phi by dt कितना आएगा? ये कितना आएगा? सेम रहेगा? सर सेम Same रहेगा, बस n1 Yes, की sir. जगह n2 आ जाएगा. आ जाएगा. सही है. सो ES RMS है ना, ये RMS लिखा है. ES RMS is equal to 4.44 f of N2 phi m. सिंपल था. कितना सिंपल था ये? था ना सिंपल? यस सर. ठीक है. तो ये डेरिवेशन 3 नंबर में आ सकता है. अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हुई तो ये डेरिवेशन 3 नंबर में आ सकता है. तुम लोगों को इतना कर दोगे तो सफिशिएंट रहेगा ये EMF इक्वेशन वाला. और इसी के जो 4 नंबर में जो क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी न्यूमेरिकल ऑन दिस EMF इक्वेशन. ओके. तो ये भी तुम लोग मतलब नोट डाउन कर सकते हो. अगर अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो ये सिचुएशन तुम लोग फेस करोगे. मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. अगर ऑनलाइन हुआ तो दैट विल बी टोटली ऑब्जेक्टिव. और उसके अंदर भी 2 नंबर के क्वेश्चन में EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और लॉसेस इन ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर में. उसमें जो पैटर्न रहता है वो 1 और 2 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव में भी. ठीक है. तो ये हो गया अपना. अब अपन अच्छा यार, जो अपने ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की अपन बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन की जो अपन बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की, अभी वो मतलब उसमें से मेरे को एक कुछ चीज ध्यान आ रही है कि भाई जो मटेरियल यूज करेंगे अपन लोग ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में, है ना. अब मटेरियल तो यूज करना पड़ेगा ना अपन को. अब अपन को कोर बनाना है भाई. कोर बनाना है अपन को. फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर तो अपन को मैग्नेटिक मटेरियल का चॉइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Okay, so depends on the iron losses that takes place in the magnetic material. So we have for that, for having minimum iron losses, which type of materials which type of material we are gonna use for that? ये भी है ना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना. थोड़ा अपन ये डाल सकते हैं यहाँ पर, हेडिंग डाल लो आप, मटेरियल्स यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन. देखो एक एक चीज अपन लोग है ना बिल्कुल बेसिक में जा रहे हैं, और आप समझ में आ रही तो अच्छी बात है ना. तो इसको डीप में भी अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों को. तुम लोगों को मतलब घुस रहा है ना दिमाग में सब कुछ अच्छे से? हेलो. यस सर. यस सर. साहिल यादव. साहिल. क्या अपन लोग रूल बना लेंगे कैसा कि भाई ऑनलाइन क्लास में कोई डिस्कशन नहीं होगा? क्यों भाई प्रतीक? लव. सर. यस सर. ऐसा रूल बना ले कि भाई आप पढ़ा के निकल जाया करो, कोई डिस्कशन मत करा करो. चलो प्रतीक बताओ कौन सा रिले क्या होता है? रिले के बारे में क्या बताया अभी मैंने? सर वो एक सेंसरिंग डिवाइस है जो सेंस करता है कि ट्रांसफार्मर में डिफेक्ट कहाँ है.
नहीं, डिफेक्ट कहाँ है, ये नहीं सेंस करेगा ट्रांसफार्मर में, है ये ना। सॉरी सर, वो वोल्टेज का सर, सॉरी सर, वो वोल्टेज में जो चेंजेस हो रहे हैं और जिसके कारण डिवाइस में प्रॉब्लम आ सकती है, वो सेंस करता है। नहीं, बेसिकली बिकॉज मैंने ये भी बोला था साथ में कि अलग अलग रिले अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, है ना। बुकोज रिले के बारे में चलो तुम लोग, बुकोज रिले ट्रांसफार्मर का एक प्रोटेक्टिंग रिले है, तो वो किस चीज को मतलब ट्रांसफार्मर के कौन से पार्ट को वो प्रोटेक्ट करेगा भाई। बुकोज रिले जो है, हाँ, इलेक्ट्रिकल। नहीं यार, इलेक्ट्रिकल नहीं यार। प्राइमरी। देखो ये तो फॉर श्योर है, ये तो कंफर्म है कि भाई कोई फॉल्ट आएगा, है ना, तो उस फॉल्ट को रिले सेंस करेगा। ठीक है, मतलब वो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करेगा, राइट। वो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन तो करेगा। अभी जैसे तुमने बोला कि ओवर वोल्टेज अगर आएगा तो पता चल जाएगा बुकोज रिले को, ओवर करंट आएगा तो भी पता चल जाएगा बुकोज रिले को। ठीक है, तो लेकिन अपन को ऐसे बताना है कि भाई वो जैसे कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स कैसे आते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट कब आता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर में। भाई शॉर्ट सर्किट होगा तो कहीं भी फॉल्ट तो आएगा ही आएगा ना, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मशीन है, कोई भी, हाँ। यस सर। शॉर्ट सर्किट होगा तो अब आप ये बोल सकते हो कि मतलब कभी आपसे पूछा है क्वेश्चन कि भाई बुकोज रिले है तो भाई मेन पर्पस क्या रहेगा उसमें ट्रांसफार्मर का, है ना। क्या वो गर्म हो जाएगा तो बताएगा क्या वो कि ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो उसको ठंडा करने की जरूरत है ना। तो ये भी हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई ट्रांसफार्मर अगर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मतलब जो उसका ऑयल है, जो उसका लुब्रिकेंट है, जो उसको ठंडा करने वो खराब हो गया, उसकी उसने क्वालिटी उसकी लूज कर दी, है ना। एक टाइम पे ऑयल खराब हो जाता है ना, चेंज करना पड़ता है अपन को, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये भी बताएगा। कोर के अंदर कोई अगर कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो वो ये भी बता सकता है। शॉर्ट सर्किट जो हो रहा है वो, मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण अगर ट्रांसफार्मर खराब होने वाला है तो वो भी बता सकता है। ठीक है। तो ये सम ऑफ दी दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बुकोज रिले। ओके। अच्छा, अब वो गर्म हो रहा है, ऑयल खराब हो रहा है, और ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है, तो वो ये भी बता देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑयल जो भरा हुआ है उसको भी मॉनिटर कर सकता है बुकोज रिले। ठीक है, जो मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल अपन जो यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, उसको भी तो मॉनिटर करना पड़ेगा ना, उसको तो मॉनिटर करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से मॉनिटर हो सकता है कि ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है, बुकोज रिले को सिग्नल मिला, मतलब बुकोज रिले से अपन को सिग्नल मिला, तो अपन ये समझ सकते हैं कि भाई अभी ये जो फॉल्ट है ये ट्रांसफार्मर के हीट अप होने के कारण आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑयल था इसका वो खराब हो गया है, तो ऑयल चेंज करने का टाइम भी आ गया है, या ऑयल की टेस्टिंग करें। अच्छा, ऑयल टेस्टिंग के लिए मैंने कल क्या बताया था कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और टेस्टिंग ऑफ ऑयल, जल्दी बताओ। मैगर। सर मैगर। मैगर। ठीक है। मैगर। हम्म। ठीक, याद रखें इस तरह से। सो मटेरियल यूज फॉर द ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, तो जैसे एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, तो भाई चॉइस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल शुड बी प्रॉपर। चॉइस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल शुड बी प्रॉपर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। कोर के कंस्ट्रक्शन में मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होना बहुत, मतलब जो चॉइस है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि अब देखो कोर किस चीज का बना हुआ है, अपना आयरन का बना हुआ है ना, आयरन का बना हुआ है कोर, तो इसके अंदर आयरन लॉसेस तो होंगे ही होंगे, आयरन लॉसेस तो होंगे ही होंगे। सो फॉर फॉर हैविंग मिनिमम आयरन लॉसेस, अब आयरन लॉसेस को अपन लोग और क्या लॉसेस में हम लोग पढ़ेंगे वैसे, है ना। दे आर एडी करंट एडी एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं भाई उसको, है ना। अभी लॉसेज जब मैं करवाऊंगा तुम लोगों को तो उसमें बताऊंगा। सो देयर शुड बी मिनिमम और आयरन लॉस, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से अपन को चॉइस करना चाहिए कि उसके अंदर मिनिमम लॉस हो, आयरन लॉस। ठीक है। सो कौन कौन से टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं अपन।
देखो अगर 3 से 4% सिलिकॉन अगर है, सिलिकॉन कंटेंट है किसके अंदर, स्टील के अंदर, ध्यान से सुने सभी लोग, if there is 3 to 4% silicon content in the steel, it will increase the resistivity, increase its resistivity, और उसके कारण क्या होगा, जो एडी करंट है that will get reduced. Okay. ये बात आ गई समझ में? 3 to 4% Yes, of sir. the silicon is present in the steel. Okay, silicon content, 3 to 4% silicon content in the steel that will increase its resistivity and reduces the eddy current losses. Okay, एक और चीज है, hot rolled steel. Hot rolled steel, the maximum flux density is about 1.45 वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर जो फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है वेबर पर मीटर है. ओके, सो द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 1.45 वेबर पर मीटर एंड that is permitted in hot rolled steel. Okay, so the steel has high permeability, high resistivity and high corrosive force also, so that material can also be used for the construction of core. और बाकी अभी जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स है अपने, अभी जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स हैं उसके अंदर अपन लोग है ना CRGO, एक स्टील होता है भाई CRGO स्टील, इसको यूज करते हैं. किसी को मालूम है इसका फुल फॉर्म? किसी को मालूम है इसका फुल फॉर्म CRGO का? अभी के जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स है, इन द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स वी आर यूजिंग CRGO type of steel, so it has minimum core losses and minimum magnetizing current, so maximum permissible flux density is possible here. बट इसकी जो कॉस्ट है, वो इस हॉट रोल्ड स्टील से 25 से 30% ज्यादा होती है. बट क्या एक बार ट्रांसफॉर्मर डिजाइन हो गया तो वो भाई 25-30 साल के लिए फुर्सत हो जाता है, तो इसलिए अपन उस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं. तो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर में CRGO स्टील को ही यूज करते हैं. CRGO स्टील का मतलब है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट. हाँ, ग्रेन ओरिएंटेड, राइट. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील. ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टील जिसका जो it has got the maximum flux density. और मेरे ख्याल से जो इसकी फ्लक्स डेंसिटी है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना तो होती है इसकी CRGO की. ठीक है. अच्छा, वहीं अपन ने जैसे अभी मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, है ना भाई. अब कोर तो हो गया, लेकिन वाइंडिंग्स के कंस्ट्रक्शन में भी अपन को, मतलब वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन है तो कंडक्टिंग मटेरियल अपन को यूज करना पड़ेगा. गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स, है ना, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर. भाई वाइंडिंग्स डिजाइन करनी कि नहीं करनी है अच्छी क्वालिटी की, तो मटेरियल अच्छा यूज होना चाहिए ना, कॉपर टाइप का. सिल्वर यूज कर सकते हो तुम, तो कर सकते हो, अच्छी बात है, बट कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड जनरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइंडिंग. ओके, अच्छा, इंसुलेटिंग मटेरियल की भी बात करी थी अपन ने, तो भाई हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए.
लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें। हाई इंसुलेटिंग मटेरियल, हाई हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। अच्छा रेजिस्टेंस इतना हाई होना चाहिए कि वो फ्लेम, मॉइस्चर या कोई केमिकल अटैक हो, है ना, इंसुलेशन में कोई मतलब आग लग जाती है, कोई मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है या कोई भी केमिकल अटैक होता है तो उसको ओवरकम कर सके। ठीक है। अच्छा अगर ये चीज अपन ने बात कर ली, अगर कोई केमिकल अटैक, तो इसका मतलब ये है ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी इंप्रूव्ड होना चाहिए। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है अपन जो यूज कर रहे हैं, तो उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है दैट शुड बी सफिशिएंटली हाई। ओके। ठीक है भाई, वाइंडिंग्स ये मतलब अपना जो भी इंसुलेशन अपन ट्रांसफार्मर में अपन लगा रहे हैं, आप देखो ट्रांसफार्मर कितना गर्म होता कि नहीं होता है? आग भी लग सकती है उसके अंदर, नहीं? तो होता इट है। शुड बी रेजिस्टेंस टू फ्लेम आल्सो। ओके, जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो that material should be resistance to flame। ओके। और केमिकल अटैक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बाहर बारिश में तो पड़ा ही रहता है अपना ट्रांसफार्मर, नहीं, आयरन का कोर है अपना, तो उसको भी मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए अपन लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? बात आ रही है समझ में? यस सर। हाँ, तो ये चीजें, ये पॉइंट याद रखें सभी लोग। ठीक है, तो फिर आज की क्लास खत्म करें। कल कर लेते हैं अपन लोग, कल या मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे में लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर और टेस्टिंग इन ट्रांसफार्मर, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और ट्रांसफार्मर खत्म। उसके फेजर डायग्राम भी देखेंगे अपन। ओके, थैंक यू।